आज रियली इट्स अ प्लेजर फॉर अस, हमारे बीच सतीश मिश्रा जी, फंड मैनेजर टाटा म्यूचुअल फंड देहरादून में हैं। और आप जैसा जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली एएमसी की तरफ से होती है, और उनके जो मेन सूत्रधार हैं वो यही फंड मैनेजर्स होते हैं, और वो तय करते हैं कि किस तरह के फंड में पैसा, उसकी स्कीम क्या होगी, उसमें जो है कि कौन कौन से इक्विटीज़ आएंगी, और वो वही उसकी जो है परफॉर्मेंस को जो है तय करते हैं। तो हमारे बीच सतीश मिश्रा जी आईआईटी ग्रेजुएट हैं, बीएचयू बनारस से, पोस्ट ग्रेजुएट टीए पाई यूनिवर्सिटी से, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिसर्च एनालिस्ट के साथ बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं। अगर आप ये देखें कि इनको एक 2017 में इनको स्टॉक पिकर अवार्ड भी मिला था, एनर्जी अवार्ड, तो स्पेशली फॉर हिज बेस्ट एनालिटिक एबिलिटी की वजह से। और क्योंकि एक रिसर्च एनालिस्ट हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हम करेंगे जो एक्चुअली में जो है हम जो नॉर्मल एक इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता, या हमें भी इसके बारे में पता नहीं होता। तो सबसे पहले सर, सतीश सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से मतलब ये पूरे साल से ये लग रहा है कि एफआईआईज़ जो है नेट सेलर है इंडिया में, और डीआईज जो है वो नेट बायर है पिछले 32 सेशन से। तो इन सब के बावजूद मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सर, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जब एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं तो एफआईआई के लिए इंडिया इज़ वन ऑफ द मार्केट। उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। वो हमेशा कंपेयर करते हैं कि उन्हें डेवलप्ड इकॉनमीज़ में डालना है कि डेवलपिंग में डालना है। फिर डेवलपिंग के बाद भी उनके पास डिफरेंट इकॉनमीज़ अवेलेबल हैं। तो क्या होता है कि अगर आप पिछले 2-3 साल से देखिए, यूएस में बॉन्ड यील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। बिल्कुल सही है। तो उस तरह की सिचुएशन में अगर आपको घर बैठे अच्छा बॉन्ड मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो आपके लिए बहुत सेंस नहीं बनता है कि आप ऐसे इकॉनमी में जाओ जहाँ पे आपकी करेंसी भी डिप्रिशिएट होगी और आपको घर बैठे 4-5% बन रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे कि पिछले 2 साल 3 साल में हमने जो फेज़ देखा, जब से यूएस में बॉन्ड यील्ड स्ट्रॉन्ग है, एफआईआईज आर नॉट सो इन अ बाइंग मोड हियर। बट एट द सेम टाइम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे एंटिटीज़, जैसे पहले हम लोग देखते थे जब हम लोग डोमेस्टिक फ़्लो की बात करते हैं, तो एक तो एसआईपी बुक हम लोग देख रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे वेन्यू हो गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए न्यू पेंशन स्कीम जो आई, न्यू पेंशन स्कीम खुद में इतनी बड़ी होते जा रही है, और उसके अंदर भी 48-50% इज इक्विटी। इंश्योरेंस का साइज़ बढ़ रहा है, यूलिप के थ्रू वहाँ से पैसा आ रहा है, प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा आता है। तो डोमेस्टिक में फ्लोज काफ़ी डायरेक्शन से आ रहे हैं, और यही एक रीज़न है कि पिछले 2-3 साल में डिस्पाइट एफआईआई फ्लो वीक रहा है, फिर भी डोमेस्टिक मार्केट हैज़ डन वेरी गुड। इससे जिस तरह के डोमेस्टिक फ़्लो आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, या इंश्योरेंस जो कंपनीज लगा रही हैं, या एनपीएस में, या जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके थ्रू जो है काफ़ी इक्विटी मार्केट में आ रहा है। तो क्या इसका ये लगता है कि आने वाले समय में शॉर्ट या मीडियम टर्म में मार्केट, क्या कहते हैं इसको, मार्केट क्या बढ़ेगी, या मार्केट रेंज बाउंड ही लग रही जब तक एफआईआईज अपना पैसा नहीं डालता? तो हमें क्या लगता है कि मतलब जो है जब दोनों एफआईआईज भी डालता है, डीआईएस डालता है, तो मार्केट बहुत अच्छी रिटर्न देती है। बट सिर्फ डीआईएस के डालने से, और एफआईआईज अपना पैसा लगातार निकाल रहा है, तो इसके बावजूद भी अगर आप देखिए आरबीआई ने भी रेट कट किया है, जीएसटी के बारे में प्रपोजल है कि दिवाली तक मोदी साहब कुछ नया तोहफा देंगे मार्केट में, और इसके अलावा अगर आप ये देखिए एसएनपी ने जो जो है इंडिया की रेटिंग बढ़ाई है। जी, इन सब के बावजूद आपको क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? देखिए, जो लिक्विडिटी, देखिए मार्केट में तीन चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आपने बात की लिक्विडिटी की, हम लोग जब लिक्विडिटी कंसिडर करते हैं तो ये हमारे लिए थर्ड पैरामीटर होता है। सबसे फर्स्ट पैरामीटर होता है कि अर्निंग आ रही है कि नहीं। अल्टीमेटली कोई शेयर प्राइस ऊपर जाएगा अगर उसकी प्रॉफिट बढ़ेगी। सेम अगर आपकी जैसे निफ्टी है, निफ्टी के अंदर 50 कंपनी है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उनकी अर्निंग ग्रोथ आएगी कि नहीं। अगर अर्निंग ग्रोथ आएगी तो शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें इंपैक्ट कर सकती हैं, लिक्विडिटी ये सब, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा अर्निंग ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अर्निंग ग्रोथ, वैल्यूएशन एंड लिक्विडिटी, ये तीन चीज़ के ब्लेंड के हिसाब से आप कॉल ले सकते हो। तो अगर मैं इसे नियर टर्म में बोलूँ, तो नियर टर्म में डेफिनेटली अभी जिस तरह से एक्सपोर्ट आउटलुक है,
क्योंकि यूएस में अगर आप देखिए तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी एक बन गई है। सारे लोगों को एक अनसर्टेनिटी है कि एक्चुअली 6 महीने बाद क्या पॉलिसी होगी, इस पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो इसीलिए नो वन इज़ टेकिंग एनी मेजर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, ना तो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन, ना तो बाहर कंट्रीज वाले। तो मुझे लगता है नियर टर्म में डेफिनेटली थोड़ी अनसर्टेनिटी की माहौल है। लेकिन अगर आप प्योर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, जितने भी आपने पॉइंट्स बोले, अपना रेट कट होना, बजट में जो टैक्स कट किया वो गया, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है जीएसटी। तो बेसिकली सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन कैसे बढ़े, क्योंकि अगर आपको एक्सपोर्ट आउटलुक वीक दिख रही है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन इज़ अनदर टूल जिसको आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी कंट्री की ग्रोथ डिरेल ना हो। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी रह सकती है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे अपना टेन्योर बढ़ाएंगे, आ, सारी चीज़ें जो सजेस्ट करती हैं, जिस तरह का इन्फ्लेशन है, जिस तरह के इंटरेस्ट रेट है, तो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में सिचुएशन बहुत अच्छी है। जैसा कि आजकल बहुत सारा जो है ट्रम्प टैरिफ के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है, और क्योंकि आप फंड मैनेजमेंट करते हैं, और हम लोगों का करीबन करीबन हिंदुस्तान का 48 बिलियन डॉलर जो है एक्सपोर्ट होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें आप समझ लीजिए गारमेंट से लेकर ऑटो पार्ट से लेकर और इलेक्ट्रॉनिक गुड से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट होती हैं। और जिस तरह से जो है ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया है, तो आप हमें ये ज़रूर बताएं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी में, और स्पेशली सेक्टर में, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, अगर इसी तरह का जो है टैरिफ रहता है तो किन किन सेक्टर्स में इन टैरिफ से प्रॉब्लम होगी, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो बेटर परफॉर्म करेंगे इनके अलावा। देखिए 50% टैरिफ तो डेफिनेटली अनवाइबल है। बहुत सारे सेक्टर्स, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर सेक्टर आप 5-10% टाइप की टैरिफ की बात कर रहे हो, तब वहाँ पे इस एनालिसिस का मतलब रहता है कि कितना इम्पैक्ट होगा। 50% के केस में आप कह सकते हो कि सम ऑफ द बिजनेसेस विल बी अनवाइबल, कि आप एक्सपोर्ट करो बाहर। जस्ट एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि अगर मान लीजिए वो आ गया, तो हमारे यहाँ से क्या क्या एक्सपोर्ट्स होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि अभी तक ये बातें सर्विसेज इंडस्ट्री में नहीं हो रही हैं। तो एज ऑफ नाउ आईटी सर्विसेज, आईटी और फार्मा, आईटी तो फार्मा उन्होंने भी टच नहीं किया। ठीक है। फार्मा में हालांकि बातें हो रही हैं, लेकिन फार्मा में फिर भी मुझे लगता है कि जो इंडियन जेनरिक है, जैसे अगर आप यूएस का भी फार्मा इंडस्ट्री देखेंगे तो जेनरिक एक छोटा पोर्शन है, जो वहाँ पे बड़ा पोर्शन है वो है नॉन जेनरिक मॉलिक्यूल, फॉर्मुलेशंस वाला, उसमें भी जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं। यस। तो इंडियन जेनरिक प्लेयर को, और आप इस तरह से देखिए कि यूएस में अल्टीमेट एजेंडा इज़ टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। उसमें आप उस जेनरिक पोर्शन को, जहाँ कॉस्ट ऑलरेडी लो है, तो मुझे लगता है कि फार्मा में बहुत ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं दिखता है, इवन इफ व्हेन टैरिफ कम्स। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द सेक्टर्स विच यू आल्सो हाईलाइटेड, कि जैसे टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए, इस तरह के कुछ कुछ सेक्टर्स, या फिर कोई अगर इंजीनियरिंग या ऑटो एंसिलरीज टाइप की कंपनी है जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा यूएस में है, तो वो सब जगह हिट आ सकती है। लेकिन ये 50% का नंबर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये ऐसा नहीं रहेगा। देयर विल बी नेगोशिएशन टू इट। These numbers are more of politics driven rather, it's not making economic sense. सर, क्योंकि हम सब लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हैं, और अभी अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें एमफी का, तो उसमें हम करीबन 75 लाख करोड़ को जो है हम लोगों ने जो है पार कर लिया है, और सिप बुक भी लगातार बढ़ रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आने वाले समय पे स्पेशली जो इक्विटी मार्केट है या डेट मार्केट है, आपको मीडियम एंड शॉर्ट टर्म में कितना लगता है कि हम लोग कितनी ग्रोथ कर पाएंगे, और आने वाले 5-6 सालों में हमारा कितना मार्केट शेयर बढ़ सकता है, या कितनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ सकती है? नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इनफैक्ट इसमें हमेशा से डिस्कशन होता था। तो जैसे अगर अभी आप 10-15-20 साल पहले चले जाइए, तो उस समय डिस्कशन रहती थी कि कितनी फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि पहले हम लोग एसेट रखते थे रियल एस्टेट में, लैंड्स में, और तो यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं। पहला है कि एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ योर एसेट हो रहा है, जो कि अभी वो भी 50% नहीं पहुँचा है। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, वो भी आई थिंक 40% के आसपास, राइट। है। और वो बड़ा स्लोली बढ़ता है। जैसे कि आप देखोगे 35 से 40 होने में इट टेक्स डिकेड। तो पहला तो वो आपका एक ट्रांजिशन हो रहा है। आप अगले 5-10 साल में देखोगे ये 40 का 45 हम लोग पहुँचेंगे। तो दिस इज़ वन। दूसरा, उसके बाद विद इन फाइनेंशियल जो आप एसेट्स हैं, आपके जो सेविंग्स हैं, उसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक्स, एफडी, कैश,
बिल्कुल। और उसके बाद आप इंश्योरेंस, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डिफरेंट एसेट्स हैं। अभी भी उसके अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड विल बी क्लोज टू 10% और सो। 10%, बिल्कुल। ठीक है, तो पहले तो आपका टोटल पीस इज 40% और उसके अंदर यू आर जस्ट 10%, मतलब आप 4% हो ऑफ टोटल एसेट। तो मुझे लगता है कि इट हैज़ अ लॉन्ग रनवे। और बेस्ट पार्ट क्या है इंडिया में कि जैसे जैसे आप पर कैपिटा आपकी इंप्रूव होती है, जैसे कहते हैं ना कि पहले आप रोटी कपड़ा मकान सोचते हो, फिर बच्चों की पढ़ाई हेल्थ केयर सोचते हो, उसके बाद आपकी डिस्क्रिशनरी चालू होती है। तो मोस्ट ऑफ द सेविंग्स जो अभी आ रही है वो डिस्क्रिशनरी वाली सेविंग आ रही है। इसीलिए आप देखोगे एसआईपी में भी अगर आप एज प्रोफाइल देखो, नए एज वाले लोग जो बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें वैसी लाइबिलिटी नहीं है घर पे, तो मुझे लगता है कि इट हैज़ अ लॉन्ग रनवे। और इनफैक्ट जैसे आपने नंबर बताया 75 का जो अभी नंबर है, अगर आप इसको पूरे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अगर अभी आप ये 75 मतलब आप 800-900 बिलियन डॉलर के आसपास हो टोटल एयूएम। 800-900 बिलियन डॉलर हमारा जो जीडीपी है 4-4.5 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, तो यू आर लेस देन 20% या 20% के आसपास आप पहुँचे हो, जबकि यूएस में बहुत ज़्यादा है। हाँ यूएस यूके इन सब में तो इट विल बी मोर देन 50%। यस, इट इज ऑलमोस्ट 60-70%। करेक्ट। सारे डेवलप्ड इकोनॉमी में इट इज़ वेरी हाई। इवन चाइना में इट विल बी क्लोज टू मे बी 25%, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इट हैज़ अ गुड रनवे और ये धीरे धीरे होते रहेगी। सतीश सर, एक बहुत आप स्पेशलिस्ट हैं स्पेशली एनर्जी सेक्टर के, और आप करीबन करीबन ट्रैक कर रहे हैं पिछले 8-10 सालों में, और इसीलिए आपको स्टॉक पिकर अवार्ड भी मिला। एनर्जी की जहाँ तक हम बात करते हैं इंडियन कॉन्टेस्ट में, हमारे पास जो है ज़्यादातर जो है कोल एनर्जी है, कोल से एनर्जी मिलती है, या फिर हम न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे कुछ प्लांट्स हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी में हम लोग गए हैं, बट उसमें भी हम काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो जैसे फॉसिल फ्यूल्स वाले है, और हमारा जो है ज़्यादातर जो है इंपोर्ट जो है वही है पेट्रोल, आप समझिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोल्स, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं। और क्रूड ऑयल अगर हम देखें कुछ दिनों से ये ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है, 65, 60 टू 70, 72। सो आपको क्या लगता है फ्यूचर में कि एनर्जी में, क्योंकि सारा कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, सो हाउ कैन वी डू बेटर इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, और आपको क्या लगता है कि अगर हम इसको रिड्यूस कर पाए तो कितने सालों में एक इंडिया जिसे कहते हैं कि सेल्फ जो है डिपेंडेंट हो जाएगी एनर्जी के मामले में? देखिए सेल्फ रिलायंस तो काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। पहला है कि जैसे अगर आप पहले हम लोग डिमांड की बात करते हैं, डिमांड दो तरफ से आ सकती है। एक तरफ से आ सकती है कि अगर आप पर्सनल लेवल पे हमारा डिमांड बढ़े, तो जैसे मैंने बताया कि पर कैपिटा इंप्रूव हो रही है। yes. तो पर कैपिटा इंप्रूव होने से क्या होगी कि आप एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपका पर्सनल लेवल पे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, दूसरा जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात चल रही है, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, सब में आप देखोगे इंडस्ट्रियल भी डिमांड बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। तो इंडिया का डिमांड तो काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाला है एनर्जी का, दैट्स वन। सेकेंड है, अगर अभी आप कंजम्पशन पार्ट में आ जाइए तो यू आर राइट, करीब लगभग हाफ अपना कोल पे डिपेंडेंसी है, 30% के आसपास हम लोग पेट्रोलियम। 33%। मुझे लगता है यहाँ 2-3 चेंजेस हो रही हैं जो बहुत रेलेवेंट चेंजेस अगले 10 साल में हमें दिखेंगे। एक है कि वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव अबंडेंट सन रेज, ठीक है, फ्री का सन रेज है हमारे पास अवेलेबल, और गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है सोलर एनर्जी। ठीक है, मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूशन कैन बी वेरी हाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़े लिमिटेशन है क्योंकि सन एनर्जी आपको सिर्फ डे टाइम में 5-6 घंटे ही अवेलेबल होती है, जबकि आपकी जो कंजम्पशन है वो पूरे 24 घंटे के लिए बढ़ेगी। तो इसीलिए आपको इसको सपोर्ट में रखने के लिए आपको दूसरे भी सोर्सेज रखने होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा ये फॉसिल फ्यूल्स का डिमांड कम होगा, लेकिन ये सोलर इज समथिंग, सोलर हो गया, फिर इसी के कंटिन्यूएशन में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की आप बात सुनोगे, पंप स्टोरेज, इस तरह के कुछ कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट 10 ईयर्स में काफ़ी तेज़ी से डेवलप होंगी। जी हाँ, स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं सर आज की डेट में कि आज जो सिचुएशन है इंडिया की, कि हम एक ग्रोथ इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी भी बहुत स्ट्रांग नंबर दे रहा है और हमें ग्रोथ भी करनी है। सो एज पर आप जो सोचते हैं एज अ फंड मैनेजर कि कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जो आने वाले समय में बहुत अच्छी जो है रिटर्न देंगे, सो हमें उन सेक्टर पे जो है इन्वेस्ट करना है। और वो सेक्टर अगर आप ये समझ लीजिए कि उन सेक्टर्स में हमें
ऐसे कौन से सेक्टर है जिनमें हम लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है जिससे हमारी रिटर्न अच्छी बने, और साथ में क्या मतलब कुछ गोल्ड एंड सिल्वर जिसकी बात करते हैं, प्रीशियस मेटल की बात करते हैं, उनका क्या फेट होगा, उनके क्या रिटर्न्स होंगी। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपका जो है थॉट चाहिए, जिससे जो है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो लोग समझ सकें सीधी सीधी भाषा में और उनको बेनिफिट मिल सके। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात हमेशा अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड टू बॉर्न एट अ टाइम जहाँ कंट्री खुद 10% प्लस से ग्रो कर रही है जी। आज के समय। अगर आप जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% कोई भी नंबर लीजिए और उसमें 4% इन्फ्लेशन जोड़िए तो नॉमिनल जीडीपी 10-11% है, ठीक है। तो पहला तो ये है कि आप अगर सिंपल इंडेक्स में भी डाल दोगे तो भी आप डबल डिजिट रिटर्न बना लोगे, बिल्कुल सही ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। अभी क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में ये नहीं है। जैसे इंडिया का अगर आप साइज़ देखिए, इंडिया का साइज़ इज़ लेस देन 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ठीक है। तो जो बाकी 95% ऑफ द वर्ल्ड है, यूएस, यूरोप, चाइना, इनमें कुछ भी होगा तो आप यू विल गेट इम्पैक्टेड। यस। बट एट द सेम टाइम यू नो कि जो आपके फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, दे आर इन योर फेवर। तो आप कैसे उसका एडवांटेज ले सकते हो। टाइम इज़ द ओनली थिंग यू हैव इन योर हैंड। कि अगर आप अपने पास ये रखो कि मैं अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे जो भी वोलेटिलिटी हो जाए, ये टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ आ जाए, कुछ दूसरा आ जाए, आप देखोगे जैसे जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाओगे, तो सबसे पहला तो ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। द लॉन्गर द ड्यूरेशन यू विल गेट। अगर आप कोई फंड थोड़ा गलत भी सिलेक्ट कर लिए तो हो सकता है आप 14 के जगह 12% रिटर्न बनाएंगे, लेकिन आप टाइम पे जितना आप लंबा रखोगे तो दिस इज़ वन। सेकंड, मुझे लगता है कि अगर आपका टेन्योर लंबा है तो उसमें डाइवर्सिफाइड टाइप फंड मेक्स मोर सेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिड कैप फंड जो मैं मैनेज करता हूँ, अब मिड कैप फंड में मिड कैप इंडेक्स के अंदर ही 18 से 20 सेक्टर है। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, फंड मैनेजर को भी हटा दीजिए। जी जी। तो 18 से 20 सेक्टर, और अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स देखेंगे उसके अंदर 8 से 10 सेक्टर हैं। मतलब कि आप अगर मिड कैप में आते हैं तो 10 ऐसे नए सेक्टर आपको मिलते हैं जो लार्ज कैप में हैं ही नहीं। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बेसिकली, आप आज के समय अगर आप 7% का टारगेट कर रहे हो कि मुझे थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है, 7 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, तो आप फोकस वैसी जगह करोगे जो अभी साइज में छोटे हैं, जिनको आपको बड़ा करने का रूम है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे कि कई सेक्टर्स जो इस तरह के स्पेस में हैं उनको हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर लंबे पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में जाओ, जैसे मिड कैप टाइप, रादर टेकिंग सेक्टोरल कॉल। क्योंकि सेक्टोरल कॉल में क्या होता है कि आपका इन एंड आउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय आप इन कर रहे हो, किस समय आउट कर रहे हो। वो हाँ, उससे मतलब एग्जिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट तो है ही, बट आपने किस मौके पे जब पीक है उससे पहले अगर आप निकल जाते हैं तो आपको अच्छा मिल सकता है, बट जनरली वो नॉर्मल आदमी को पता नहीं। तो अगर आप एडवाइजर के साथ हैं तब आप सेक्टोरल में लो, अदरवाइज आप एक डाइवर्सिफाइड में डालो और आपके पास टाइम होराइजन आप अपने हाथ में रखो, आप पैसा बना के निकलोगे। थैंक यू सर, सतीश सर, आपने जो इंसाइट दिया। और लास्ट में बस एक ही चीज़ मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जनरली 3 फंड मैनेज करते हैं, टाटा मिड कैप, टाटा एनर्जी रिसोर्सेज फंड एंड उसके अलावा एग्रेसिव हाइब्रिड। तो तीनों मुझे लगता है तीनों की थीम बिल्कुल अलग अलग है ना। एक सेक्टोरल हो गया, एक जो है आप समझ लो हाइब्रिड कैटेगरी का है, और एक मिड कैप जो है जिसे कहते हैं कि जो ऐसी कैटेगरी है जिसने पिछले 15 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो स्पेशली जो है जैसे आपने बताया कि हर एक आदमी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर डाइवर्सिफाइड में रहता है तो उसको रिटर्न मिलती है। और स्पेशली आपसे मैं एक थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि टाटा म्यूचुअल फंड जो है कि अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, और टाटा म्यूचुअल फंड किस तरह से जो है मतलब एज अ कंपनी, एज अ एएमसी, उनकी क्या फिलॉसफी है इन्वेस्टिंग के बारे में। करेक्ट। तो देखिए, टाटा में एज अ फिलॉसफी हम लोग यूज़ करते हैं ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस। जैसे आपने खुद बोला कि इंडिया ग्रोथ फेज में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ग्रोथ, अगर कंट्री 10-12% नॉमिनल ग्रोथ से है तो आपको ग्रोथ में तो रहना है। बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि इन्वेस्टिंग हैज़ 2 फेजेस। अगर कोई स्टॉक आज 100 रुपये पे आप खरीद रहे हो तो दैट इज़ द ओनली रियल थिंग। फिर वो 100 का 150 होगा, 200 होगा, दिस इज़ योर अजम्पशन, योर एनालिसिस एंड मेनी वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व।
तो जब आप गार्ब बोलते हो ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस, तो आप कोशिश करते हो कि वो 100 रुपए की बाइंग प्राइस पे आप ज़्यादा गलत मत जाओ, सो दैट यू गेट अ कंफर्ट। तो हम लोग ग्रोथ को चीज़ करते हैं, लेकिन वैल्यूएशन को भी मद्देनजर रखते हैं। हाँ। बट एट द सेम टाइम हमारा फिलॉसफी, जैसे हमारे फिलॉसफी में आप देखोगे, जैसे आज से 2-3 साल पहले हमारे पोर्टफोलियो में आपको PSU स्टॉक दिखते हैं, जिस समय वो बहुत सस्ते थे, ठीक है, क्योंकि उनमें ट्रिगर था। एट द सेम टाइम आपको गवर्नमेंट का भी कैपेक्स जो है बढ़ रहा था उसमें, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वैल्यू के लिए नो थे। तो हमारा क्या रहता है कि आप ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस इज ब्रॉडर। उसके बाद अगर आपको कोई वैल्यू स्टॉक में आपको ट्रिगर्स लग रही है कि कोई मैक्रो टेलविंड्स है या पॉलिसी एक्शन है, तो आप वो लो, या फिर कोई थीमेटिक है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सस्ता भी नहीं मिलेगा, बट आप जानते हैं कि उसमें एक थीम है कि इंडिया इज ट्राइंग टू बी द नेक्स्ट हब, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। डिफेंस में भी जिस तरह की सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है, तो थोड़ा आपको अपने आप को ओपन भी रखना होता है, बट ब्रॉडली हम लोग ग्रोथ को फॉलो करते हैं विथ कीपिंग वैल्यूएशंस इन माइंड। सर मैं थोड़ा सा डीप में जाते हैं। अभी जिस तरह से जो है इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाया गया, राइट, GST रेट कट आ रहा है और रेट कट भी हुआ है, और हो सकता है आने वाले टाइम पे जिससे इन्फ्लेशन डाउन है, हो सकता है और रेट कट भी आए, तो काफ़ी लोगों के पास, स्पेशली मिडिल क्लास के पास पैसे आने वाले हैं। तो क्या हमें ये लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर विल बी बेटर बेट इन नियर फ्यूचर? देखिए सर, और वो भी किस तरह के, डिस्क्रिशनरी या किस? देखिए, कंजम्पशन सेक्टर अगले कई साल के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जैसे आपने राइट बोला कि कंजम्पशन के पैटर्न चेंज होंगे। आज से 5-10 साल पहले कंजम्पशन की जब हम लोग बात करते थे तो वो स्टेपल्स की बात होती थी, या सोप आप अपग्रेड कर रहे थे। अभी क्या हुआ कि वो अपग्रेड हो गया, ठीक है। अब आपका कहाँ चल रहा है? अब ड्यूरेबल में चल रहा है, ठीक है। तो अब कंजम्पशन होगा लेकिन आप ड्यूरेबल में कर रहे हो। ड्यूरेबल में भी आप धीरे धीरे देख रहे हो कि पेनिट्रेशन इनकी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे डिस्क्रिशनरी बढ़ेगी, आप नोटिस करोगे आपके घर में भी डिस्कशन चालू हो गई होगी कि इस साल घूमने कहाँ जाना है। बिल्कुल सही। तो अब वो टूरिज्म में कंजम्पशन आ रही है, ठीक है। तो कंजम्पशन आपकी रहेगी, तो दिस इज वन थीम। पैसा है तो वो खर्च होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो बस फंड मैनेजर को उस थीम को पकड़ना है कि वो पैसा कहाँ खर्च होगा। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन एज अ थीम, नियर टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, हर टर्म के लिए कंजम्पशन इज अ वेरी गुड। लेकिन इसमें वही चीज़ है कि कंजम्पशन के पैटर्न चेंज होते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश सर। और आपने बहुत सारा जो है एक हमारा जो पाथ है, इन्वेस्टिंग जो पाथ है, उसको क्लियर करा है, और एक थिंकिंग जो प्रोसेस है टाटा म्यूचुअल फंड की, और स्पेशली एज अ एनालिस्ट ऑल्सो यू हैव वेरी क्लियर कट थॉट प्रोसेस, और बहुत सारी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।